हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नितिका एंड वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम सिक्स्थ क्लास ज्योग्राफी का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। पहली वीडियोस में हमने सिक्स्थ क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 1 डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारी सीरीज़ चल रही है 6th, 7th, 8th क्लास की एनसीईआरटी एसएसटी के नोट्स की। और ऐसे ही हम कभी ज्योग्राफी, कभी पॉलिटिकल साइंस और कभी हिस्ट्री के नोट्स को डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। चलिए फुल मून के बारे में पढ़ते हैं। आप सबको पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में तो पता होगा ही। महीने में एक बार हमें पूरा चांद दिखाई देता है, उसे पूर्णिमा और फुल मून नाइट कहते हैं। 2 सप्ताह बाद चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसे अमावस्या या फिर न्यू मून नाइट कहते हैं। और अमावस्या के दिन हमें आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देता है, क्लियर दिखाई देता है। आप फोटो में देख सकते हैं पूर्णिमा और अमावस्या। Why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? रात को आसमान में हमें चांद और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स चमकते हुए दिखाई देते हैं, वो दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी इतनी तेज, इतनी ब्राइट होती है, इसलिए हमें दिन में ये नहीं दिखाई देते। कैलेस्टियल बॉडीज़। कैलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? सूरज, चांद और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो रात के आसमान में चमकते हैं, उन्हें कैलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। आप देख सकते हैं रात को आसमान में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स चमकते हुए, इन्हें कैलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं। कुछ कैलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी और गर्म होती है। यह गैसेस से बनी हुई होती हैं। इनकी अपनी गर्मी और अपनी रोशनी होती है जो बड़ी तादाद में निकलती है। ऐसी कैलेस्टियल बॉडीज़ को स्टार्स कहते हैं। जो सूरज है, सन है, वो एक स्टार है। कॉन्स्टलेशंस। आप सब ने रात को आसमान में कभी ना कभी नोटिस किया होगा कि तारों के समूह से आकृति बनती है। और ऐसे ही जब तारों का समूह तरह तरह की आकृतियाँ बनाता है तो हम इसे कॉन्स्टलेशन कहते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं कि कैसे तारों के समूह ने, तारों के ग्रुप ने तरह तरह की आकृतियाँ बना रखी हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर एक कॉन्स्टलेशन है। आसानी से पहचाने जाने वाला कॉन्स्टलेशन है स्मॉल बियर या फिर सप्तऋषि। सप्त का मतलब होता है 7 और ऋषि का मतलब होता है सेजेस। सप्तऋषि 7 तारों का समूह होता है, 7 स्टार्स का ग्रुप होता है जो बनाता है एक हिस्सा सबसे बड़े उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का। आप फोटो में देख सकते हैं कि पहली फ़ोटो उर्सा मेजर की है और दूसरी फ़ोटो में 7 तारों का समूह एक आकृति बना रहा है जो कि सप्तऋषि है। अब हम पोल स्टार के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्थ स्टार। नॉर्थ में जो स्टार होता है वो होता है नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार इंडिकेट करता है, हमें बताता है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार को पोल स्टार भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा सेम पोजीशन पर रहता है। हम पता लगा सकते हैं पोल स्टार की पोजीशन का सप्तऋषि की मदद से। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक बच्ची सप्तऋषि की मदद से नॉर्थ स्टार को देख पा रही है, देख सक रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लैनेट्स। चलिए अब प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने पहले पढ़ा था कि कुछ कैलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनकी अपनी गर्मी और अपनी रोशनी होती है, उन्हें स्टार्स कहते हैं। लेकिन कुछ कैलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनकी ना अपनी गर्मी ना अपनी रोशनी होती है, वह तारों की रोशनी से चमकती हैं। ऐसी बॉडीज़ को प्लैनेट्स कहते हैं। शब्द प्लैनेट कहाँ से आया है? एक ग्रीक शब्द है प्लैनेटाई, उससे आया है, जिसका मतलब होता है वेंडरर, और वेंडरर का मतलब होता है यात्री। जिस धरती पर हम रहते हैं वह प्लैनेट है। धरती अपनी सारी गर्मी और रोशनी सूरज से लेती है, जो धरती का नियरेस्ट स्टार है, एकदम नज़दीकी स्टार है।
यह सारी बातें ध्यान रखने वाली हैं आपके लिए कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टलेशन क्या होता है, कैलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। यह नोट्स इसलिए बनाए गए हैं जिससे आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए, आपको बुक बार बार खोलकर ना देखनी पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इस फोटो में प्लैनेट्स जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपट्यून, प्लूटो। इंटरेस्टिंग फैक्ट, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनियस के आसपास रिंग्स होती हैं। ये बेल्ट होती है स्मॉल डेब्रिस की। डेब्रिस का मतलब होता है अवशेष, पथरीले टुकड़ों का ढेर। द रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड और ब्रोकन अप, या ये कह सकते हैं कि आसमान में कोई चीज़ नष्ट हो गई और उसके अवशेष से जुपिटर, सैटर्न और यूरेनियस के आसपास ये रिंग बन गई। अब सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं। रात को आसमान में जो चांद दिखाई देता है वो सैटेलाइट है। हमारी धरती की ही तरह वहाँ दूसरे 8 प्लैनेट्स हैं जो अपनी गर्मी और रोशनी सूरज से लेते हैं, और कुछ कुछ के अपने चांद भी हैं। आप देख सकते हैं फोटो में सैटेलाइट। सोलर सिस्टम, सूरज, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और कुछ दूसरी कैलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि एस्टेरॉयड्स और मीटेरॉयड्स मिलकर बनाते हैं सोलर सिस्टम। हम एस्टेरॉयड्स और मीटेरॉयड्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप फोटो में देख सकते हैं कि कैसे सूरज, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और दूसरी कैलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि एस्टेरॉयड्स और मीटेरॉयड्स मिलकर बना रहे हैं सोलर सिस्टम। डू यू नो, सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज़ द सन गॉड। सोल को रोमन पौराणिक कथाओं में सन गॉड कहा जाता है। सोलर का मतलब होता है सन से जुड़ा हुआ, सूरज से जुड़ा हुआ, इसलिए सन की फैमिली को सोलर सिस्टम कहा जाता है। वर्ड ओरिजिन, बहुत सारे शब्द एक भाषा में दूसरी भाषा से आते हैं। जैसे ज्योग्राफी एक इंग्लिश शब्द है लेकिन उसकी जड़ ग्रीक में है, उसका आरंभ ग्रीक से हुआ है, जो जुड़ा हुआ है अर्थ के डिस्क्रिप्शन से, अर्थ के विवरण से, अर्थ की व्याख्या से। इट इज़ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, ये 2 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है, जी और ग्राफिया। जी का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग। जी का मतलब होता है धरती और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोऑइड। जियो के साथ अगर लॉजी लगा दिया जाए तो जियोलॉजी बन जाएगा, और जियोलॉजी का अर्थ होगा स्टडी ऑफ द अर्थ, धरती की पढ़ाई। जियो के साथ मैट्री लगा दिया जाए तो ज्योमेट्री बन जाएगा, और ज्योमेट्री का अर्थ होगा मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, धरती का माप। जियो के साथ ऑइड लगा दिया जाए तो जियोइड बन जाएगा, और जियोइड का अर्थ होगा रिसेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। रिसेंबलिंग का मतलब होता है समान होना, टू बी लुक लाइक समथिंग एल्स। धरती की जो शेप है, जो धरती का रूप है, वो किसी के समान है। डू यू नो, इंसान हमेशा आकर्षित रहता है रात के आसमान को देखने के लिए। जो कैलेस्टियल बॉडीज़ और उनकी मूवमेंट्स का अध्ययन करते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। प्राचीन काल में आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध एस्ट्रोनॉमर थे। आप फोटो में देख सकते हैं आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट द ग्रेट इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन। द सन, सूरज जो है वो सौर मंडल के सेंटर में होता है, केंद्र में होता है। ये बहुत गर्म गैसेस से बना हुआ होता है। ये प्रोवाइड करता है, देता है एक कर्षण बल जिससे सौर मंडल बंधा हुआ रहता है। ये अल्टीमेट सोर्स होता है, असली स्रोत होता है गर्मी और रोशनी का सौर मंडल के लिए। सन जो है धरती से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर होता है। प्लैनेट्स, हमारे सौर मंडल में 8 प्लैनेट्स होते हैं। अगर क्रम के अनुसार देखा जाए तो पहले मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड नेपट्यून। ऑर्बिट्स, सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट्स होते हैं वो सूरज के चारों ओर चलते हैं अपने निश्चित रास्ते में, अपने फिक्स्ड पाथ में, और ये रास्ता लंबा होता है और इन्हें ऑर्बिट्स कहते हैं। आप फोटो में देख सकते हैं कि हर एक प्लैनेट का अपना निश्चित रास्ता है, अपना फिक्स्ड पाथ है।
मरकरी सूरज के एकदम नज़दीक होता है। यह अपने ऑर्बिट पर एक चक्कर पूरा करता है 88 डेज में। वीनस को कहा जाता है अर्थ का जुड़वा, अर्थ्स ट्विन, क्योंकि उसकी शेप और उसका साइज एकदम मिलता जुलता है धरती से। प्लूटो, अगस्त 2006 तक प्लूटो को माना जाता था एक प्लैनेट। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग में एक डिसीज़न लिया गया था कि दूसरी कैलेस्टियल बॉडीज़ की तरह प्लूटो, जिसकी हाल ही में अभी अभी खोज हुई है, उसे कहा जा सकता है ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ का मतलब होता है बोना और ड्वार्फ प्लैनेट का मतलब हुआ छोटा प्लैनेट। आप फोटो में देख सकते हैं मरकरी और वीनस। यह देखिए कि सब प्लैनेट्स अलग हैं और प्लूटो एक छोटा प्लैनेट है, वो अलग है और उसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया है। द अर्थ, सूरज के जो नज़दीक होते हैं प्लैनेट, उसमें से धरती थर्ड प्लैनेट होती है। इन साइज़ में ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट होती है। पोल्स की साइड से ये थोड़ी सी चपटी या फ्लैट होती है, इसलिए इसकी शेप का वर्णन या इसकी शेप की व्याख्या ज्योइड के रूप में की गई है। ज्योइड का मतलब होता है धरती जैसी शेप। धरती ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी होती है। इसमें पानी होता है और हवा होती है, जो हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्हीं कारणों की वजह से सोलर सिस्टम में धरती एक यूनिक प्लैनेट है। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। आउटर स्पेस का मतलब होता है द पार्ट ऑफ स्पेस डेट इज़ वेरी फॉर अवे फ्रॉम अर्थ। अंतरिक्ष, आकाश का ऐसा हिस्सा जो धरती से बहुत दूर है। वहाँ से धरती ब्लू दिखाई देती है क्योंकि धरती का 2/3 सरफेस ढका होता है पानी से, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। आप फोटो में देख सकते हैं कि धरती का ज़्यादातर हिस्सा ब्लू है क्योंकि ये पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। डू यू नो, लाइट ट्रैवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। उसकी इतनी स्पीड होती है, लेकिन फिर भी सूरज की जो रोशनी होती है वो 8 मिनट लेती है धरती तक पहुंचने के लिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग 29 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। यह आप देख सकते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और थोड़े से क्वेश्चंस भी करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।